वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत तत्वों में से एक है। लेकिन दुनिया विश्व बंधुत्व की भावना से पूरी तरह लाभान्वित तभी हो सकती है जब भारत खुद समृद्ध हो। और भारत तभी समृद्ध हो सकता है जब भारत के गांव समृद्ध हो। भारत की स्वतंत्रता के बाद के पुनर्निर्माण की इस कठिन यात्रा में इसकी जटिल समस्याओं का सही समाधान खोजना वास्तव में राष्ट्र के लिए सच्ची सेवा है। इस भावना के साथ एकल पिछले कई दशकों से भारत के गांवों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत करने के लिए जुटा हुआ है। इसलिए हम उनको साक्षरता, फिर आरोग्य, फिर विकास, फिर जागरण, अपने दायित्व के प्रति और संस्कार, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगाने के 5 आयाम हैं। इसको हम शिक्षा मानते हैं। वनवासियों के समग्र विकास के लक्ष्य के साथ 30 साल पहले शुरू हुए एकल अभियान का पहला कार्यक्रम गांव की साक्षरता को बढ़ाना था। यह बाद में पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम में विकसित हुआ। भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में जहां वंचित समाज को सही दिशा व सहायता देने कोई आगे नहीं आता, एक शिक्षक वाले एकल विद्यालयों ने सफलता की हजारों कहानियों को जन्म दिया है। आज राष्ट्र में 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय हैं। एकल विद्यालय में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। वे महीने में लगभग 22 दिन 2.5 से 3 घंटे तक पढ़ते हैं। एकल स्कूलों में पाठ्यक्रम की एक बहुत ही अनोखी और अच्छी तरह से कल्पना की गई है। छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, यही एकल का लक्ष्य रहता है। आधुनिकता के इस दौर में नवीनतम तकनीक को लगातार अपनाने के लिए एकल हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए हमने 3 वर्षों से ई शिक्षा के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से हमने ये प्रयोग शुरू किए। ये जिसको हम डिजिटल गैप की जो बात करते हैं कि शहर के विद्यार्थी के पास में एक वातावरण उस तरह का उपलब्ध है जो गांव में उपलब्ध नहीं होता, उस प्रकार का वातावरण हमने उनको गांव में देने का प्रयास किया है। ग्रामोत्थान योजना के एकल आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को एकल ऑन व्हील्स के माध्यम से डिजिटल शिक्षा दी जाती है। दूसरी ओर एकल ग्रामोत्थान केंद्र के आईटी लैब्स ने डिजिटल शिक्षा के माध्यम से भारतीय गांव में स्वरोजगार की लहर लाती है। ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र के माध्यम से 1,25,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर जैविक खेती हो रही है। इसके अलावा एकल कृषि उत्पादों के विपणन में किसानों को सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे देश में जैविक खेती के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। कुपोषण और विभिन्न बीमारियों को रोकने हेतु एकल पोषण वाटिका ब्रह्मास्त्र का काम कर रही है। और दूसरी ओर हजारों ग्रामीण महिलाएं सिलाई और अन्य कौशल विकास पाठ्यक्रमों की मदद से आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रामोत्थान योजना के कार्यक्रम 5 वर्षों से भी कम समय में देश के सभी चारों कोनों में फैल चुके हैं। 14 ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और अन्य 4 प्रक्रिया में हैं। एकल ऑन व्हील्स की संख्या केवल 3 वर्षों में बढ़कर 33 हो गई है। 52 सिलाई कोचिंग सेंटर और 26 कंप्यूटर लैब क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त देश भर में 12 सर्वांगीण ग्राम विकास संच सक्रिय हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एकल की उपस्थिति वाले कई गांवों में ग्रामवासियों का शहर की तरफ होने वाला पलायन काफी हद तक थम गया है। चाहे वह टेलीमेडिसिन हो या स्वास्थ्य शिविर, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं कई ग्रामीणों के घर तक पहुंच गई हैं। एकल आरोग्य ने स्थानीय रूप से उपलब्ध दवाओं
और जड़ी बूटियों से पारंपरिक घरेलू उपचार को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए हैं। यही नहीं, लोग आयुर्वेद की पारंपरिक भारतीय औषधीय प्रणालियों से भी लाभान्वित हो रहे हैं। वृक्षारोपण, नदी सरोवर इत्यादि के पुनर्जीवन, व्यक्तिगत स्वच्छता और वेस्ट सेग्रीगेशन जागरूकता शिविरों के माध्यम से एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का स्वप्न धीरे धीरे सच होता जा रहा है। भारत के अनेक क्षेत्र प्रायोजित आतंकवाद और अलगाववाद से पीड़ित हैं। वहां एकल कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत सुधार हुआ है। भारत के हर कोने में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना स्वाभाविक रूप से बलवती हो रही है। हमारी संस्कृतियों और परंपराओं को एकल हरि कथा कार्यक्रमों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है और कई गांवों को मादक द्रव्यों के सेवन से भी छुटकारा मिल रहा है। एकल के श्री हरि दर्शन रथ के माध्यम से रामायण, महाभारत और भारत की विभिन्न महान विभूतियों की कथाव्रत बड़े पर्दे पर दिखाए जाते हैं। भारत के सबसे अलग थलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपनी प्राचीन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से परिचित हो रहे हैं। एकल सुर एकल ताल जैसे सफल कार्यक्रमों के माध्यम से एकल अभियान ने प्रवासी भारतीयों को उनकी मातृभूमि से पुनः जोड़ दिया है। संकीर्णता और विभिन्न प्रकार के भेदभाव भारतीय गांव से गायब हो रहे हैं और सभी समुदायों के लोग आपसी प्रेम और सद्भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकल के माध्यम से गांव और शहरों के लोग साझा जिम्मेदारी की भावना के साथ भारत के पुनर्निर्माण में भागीदार बन रहे हैं। एकल के प्रयास भारत की साहित्यिक, भाषाई, दार्शनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और कलात्मक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि एकल की यह सेवा केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। आखिरकार भारत की स्वर्णिम विरासत विश्व की सांस्कृतिक विरासत का एक भाग ही तो है। आप आश्वस्त रहें, जब तक एकल कार्यरत है तब तक भारत के रंग, भारत की अनोखी ध्वनियां और भारत के सभी मूलभूत तत्व सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। एकल प्रणाम। सभी को एकल प्रणाम। मैं अंजलि तापड़िया, वेस्ट जोन महिला समिति की सचिव। वनबंधु परिषद राष्ट्रीय महिला समिति की साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला की तृतीय कड़ी में आप सबका आदरणीय सुमित्रा जी महाजन को, जिनकी वाणी की प्रभुता से बड़े बड़े एमएलए भी सीमित हो जाते हैं, ऐसी स्त्री शक्ति की परिचायक, प्रभावी वक्ता आदरणीय सुमित्रा जी, आपका स्वागत है, आपको नमन है। हमारी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण से होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वनबंधु परिषद महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित, अत्यंत कर्मनिष्ठ, सशक्त नेतृत्व, चेन्नई निवासी आदरणीय लताजी मालपाणी स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित है। सभी को एकल प्रणाम। सबसे श्रीमती सुमित्रा जी महाजन का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि उन्होंने हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए अपनी स्वीकृति देकर हमें गौरवान्वित किया है। एकल अभियान और वनबंधु परिषद से तो आप बहुत पहले से ही जुड़ी हुई हैं और इंदौर में जब मोबाइल वैन का इनॉग्रेशन हुआ था
वह भी आपके ही कर कमलों से हुआ था। आपका सपोर्ट हमारे साथ सदैव रहता है, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। आज हमारी 32 महिला समितियों तथा हमारे परिचितों के मध्य आपको पाकर हमें बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। एकल के अनेक वरिष्ठ सदस्य भी आज आपको सुनने के लिए जुड़े हैं। आपके विचारों, आपके अनुभवों से हम सभी आज बहुत कुछ सीखेंगे और एक नई ऊर्जा लेकर लौटेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद लता जी। अब हमें वनबंधु परिषद के कार्य से अवगत कराएगी वनबंधु परिषद महिला समिति की राष्ट्रीय पूर्वाध्यक्ष, संकल्प में दृढ़, कर्तव्य में दक्ष, सेवा सहयोग में समर्पित, अपने लंबे कार्यकाल में महिला समितियों का विस्तार करने में विशेष योगदान रखने वाली इंदौर निवासी आदरणीय गीता जी मुंद्रा। आदरणीय ताई का अभिनंदन एवं आप सभी को एकल प्रणाम। वन अंचलों में गांवों के सर्वांगीण विकास का सपना संजोए पिछले 31 वर्षों से रिमोट एरिया में शिक्षा की अलख जगाने वाला वन बंधु परिषद अपनी सहयोगी संस्थाओं एवं 35 नगर संगठन यानी चैप्टर्स के आर्थिक एवं भावनात्मक सहयोग से वर्तमान में 1 लाख से अधिक विद्यालयों का संचालन कर रहा है। पिछले 10 वर्षों से पूरे देश के 32 महिला समितियों ने अपने अपने शहरों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वन बंधु परिषद के उद्देश्यों को प्रचारित एवं प्रसारित किया है। राष्ट्रीय महिला समिति ने सभी को एक सूत्र में पिरोकर इस आंदोलन को गति प्रदान की। महिला समिति की सेवा पात्र एवं संक्रांति उपहार योजना का सतत विस्तार हो रहा है। प्रखर देशभक्ति की भावना से प्रवाहित यह मौन क्रांति आज जन आंदोलन बन गया है। इसका ध्येय एकल विद्यालय के माध्यम से ग्राम प्रवेश तथा पंचमुखी शिक्षा द्वारा ग्राम विकास कर भारत माता की तस्वीर बदलना है। जज्बा हो तो बाधाएं बोनी हो जाती है। संकल्प दृढ़ हो तो परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती है। इस कोरोना काल में विचार क्रांति योजना की लहर ने हमारी विचारधारा को लगभग 5 लाख गांवों तक पहुंचा दिया है। 3000 से अधिक नगर व अंचल के भाई बहनों की श्रृंखलाबद्ध कार्य प्रणाली से गांवों को कोरोना से बचाने में अद्भुत सफलता मिली है। वन बंधु परिषद का एक मुख्य व महत्वपूर्ण उपक्रम है वन यात्रा। सीइंग इज बिलीविंग। वन यात्रा हृदय परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। गुरुकुल प्रणाली पर आधारित विद्यालय दर्शन, ग्रामवासियों का आत्मीय व्यवहार, वनवासी संस्कृति से परिचय एवं प्रकृति की गोद एक सुखद अनुभूति प्रदान करती है। नगर संगठन के दानदाता को कार्यकर्ता एवं कार्यकर्ता को दानदाता बनाने का यह अद्भुत साधन है। इससे अहंकार तिरोहित होता है एवं राष्ट्र सेवा के इस कार्य में स्वयं को समर्पित करने की भावना जागृत होती है। अब महिला समितियां भी स्वतंत्र रूप से वन यात्राएं कर रही हैं। उनके मन में आचार्य व सेवाव्रती कार्यकर्ताओं के प्रति ममत्व भाव उदय होता है। परिणाम स्वरूप प्रेम सेतु योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। सेवाव्रती कार्यकर्ता को शहर में एक माँ का स्नेह, संबल एवं विश्वास मिलता है तो उसकी कार्य शक्ति पर अनुकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। पंचमुखी शिक्षा की सफलता का मापदंड यही है कि अब एकल अभियान की छत्र छाया में इन सभी आयामों की बृहद योजनाएं बन गई है। निकट भविष्य में इसका प्रभाव आपको, हमको और सबको देखने को मिलेगा। मेरा आग्रह है आप सभी भाई बहनों से कि राष्ट्र निर्माण के इस पुनीत कार्य में आप सभी सहयोगी बने और इस संस्था से जुड़े। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय ताई जी को कि हमारे छोटे से आग्रह पर आप यहाँ पधारी, हमें मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। आपका
और यहाँ उपस्थित पूरे जनसमूह का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद गीता जी। हृदय परिवर्तन का सशक्त माध्यम वन यात्रा तथा माँ का स्नेह, संबल और विश्वास, इन त्रिवेणी संगम से युक्त प्रेम सेतु योजना की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व क्षमता, कार्यकुशलता, एकल के प्रति समर्पण भावना, ऐसे एकल अभियान ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय बजरंग जी बागड़ा जी से निवेदन है कि वे एकल के कार्य पे प्रकाश डालें। समस्त बंधु बहनों को जय सिया राम। बड़ी खुशी हुई है इस कोरोना काल में, जब हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से हम आपस में भी संपर्क बनाए हुए हैं और हमारा धरातल पर जो काम चलता है वनों में, सुदूर गांव में, उन सब में हमारी मातृशक्ति की एक सशक्त भूमिका इस लॉकडाउन के काल में भी हम निभाए जा रहे हैं। ये एक एफटीएस की महिला समिति से हम सबको बड़ी अच्छी सीख मिली है। बहनों, एकल अभियान जैसे आपको पता है कि एक प्राइमरी स्कूल चलाने वाली संस्था नहीं है। भारत के सर्वांगीण विकास के निमित्त वनवासी और ग्रामवासियों को सशक्त बनाने का एक ये अभियान है। प्राथमिक शिक्षा इसकी शुरुआत हुई गांवों में। हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो एकल विद्यालय है, जिसमें संस्कार युक्त बाल शिक्षा से हमारा काम शुरू होता है, परंतु साथ ही में प्रौढ़ शिक्षा सारे गांव के संस्कार के निमित्त हमारा साप्ताहिक सत्संग, जिसे हमने इस कोरोना की महामारी काल में पारिवारिक सत्संग में दैनिक सत्संग में अब बदल दिया है, और ग्राम विकास के निमित्त गौपालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्किल डेवलपमेंट, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं से गांव की आर्थिक उन्नति हो। तो एक सर्वांगीण विकास जिसमें शैक्षिक हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो और स्वाभिमान के साथ में हमारे सारे ग्रामीण और वनवासी बंधु, जो भारत का आज भी 71% जनमानस है, वो इस भारत की सर्वांगीण उन्नति में अपना सही योगदान दे, इसके निमित्त उनको सशक्त बनाने का अभियान है। सरकारों के अपने योजनाएं होती हैं, अपने प्रयास होते हैं, परंतु भारत जैसे विविधता वाले देश में जब तक समाज उठ खड़ा नहीं होता, तब तक समाज, सरकार के कार्यों का जो प्रभाव है वो विलंबित होता है, देरी से होता है, सीमित होता है। और इसलिए एकल अभियान की जो भूमिका है पूरे राष्ट्र के उत्थान में सरकारी प्रयासों को एक तरीके से सप्लीमेंट करने की है, लेकिन सांस्कृतिक विकास और संस्कारों के विकास में कई प्रकार की कठिनाइयों के कारण सरकारें कुछ कर भी नहीं पाती, और ये एक बहुत बड़ा जो वैक्यूम है वो हम एकल अभियान के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा करते हैं। और इस सारे अभियान में कार्यकर्ताओं को संभालना, उनकी क्षमता और उनका प्रोत्साहन को बनाए रखना, बढ़ाए रखना, इन सब में मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए मातृशक्ति का एफटीएस में और पूरे एकल अभियान में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हमको कोरोना काल में विचार क्रांति में हमको देखने को मिला, जब पूरे नगरों से बड़ी संख्या में मातृशक्ति उठ खड़ी हुई और गांव-गांव में संचों तक, आचार्यों और कार्यकर्ताओं तक प्रतिदिन टेलीफोन के माध्यम से किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखा और कोरोना से लड़ाई करने में सरकार के सहयोगों में किस प्रकार से एकल की भूमिका आगे बढ़े, इस सारी बात के लिए मार्गदर्शन उनका शहर की मातृशक्ति ने किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में इतने शहरों से हमारे बहनें गांव में 1 लाख से अधिक गांव में फैले हुए हमारे आचार्यों और कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क प्रतिदिन और समझाना, मार्गदर्शन करना और रिपोर्टिंग लेना, ये एक बहुत बड़ा काम था। तो इसमें हमारे सिर्फ समर्पण का ही ये प्रमाण नहीं है, ये हमारी क्षमता का भी प्रमाण है। वैसे एकल में तो मातृशक्ति की क्षमता पहले से ही
पूरी तरह मान्यता प्राप्त है, लेकिन इस प्रकार के जब संकट काल आते हैं तो समय समय पर वो और ज्यादा प्रमाणित होता है। आज के जो हमारी मुख्य मार्गदर्शक हैं सुमित्रा ताई, उनका हमको आशीर्वाद समय समय पर मिलता ही रहता है। अभी 1 वर्ष पूर्व हुई ऋषिकेश में एकल की जो कथा हुई थी, उस कथा में आप 3 दिन रहकर अपना जन्मदिन भी उन्होंने हम सब के कार्यकर्ताओं के साथ वहीं मनाया, अपना मार्गदर्शन भी किया, सहयोग भी किया। और इसके अलावा इंदौर में जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उसमें उनका हमको आशीर्वाद मिलता रहता है। एकल का अभियान का जो मूल लक्ष्य है कि विवेकानंद जी के सपनों के आधार पर, उनकी योजनाएं प्रोत्साहन के आधार पर वनवासियों को खड़ा करना, वो सब सुमित्रा ताई के, चूंकि इंदौर अपने आप में मालवा का वनवासी क्षेत्र से घिरा हुआ इलाका है, तो उनका हृदय स्वाभाविक रूप से वनवासियों के उत्थान के लिए चिंतित रहता है। और यही कारण है कि एकल के लिए उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद हमको स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से मिलता रहता है। तो अधिक समय मैं नहीं लेता हुआ सुमित्रा ताई का धन्यवाद करता हूं और उनके मार्गदर्शन के लिए हम आकांक्षी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बागड़ा जी। मातृशक्ति का संबल है आप जैसा प्रबल नेतृत्व, आप जैसा असाधारण व्यक्तित्व। आपके चरणों में प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं प्रमुख कार्यक्रम की ओर। ऐसा कहते, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो दोस्तों। किसी शायर ने सही फरमाया है, असंभव को संभव बनाने की यह कोशिश, जिसे चाहिए मन की शक्ति, जिगर की ताकत और दिल की मजबूती। और यही शक्ति, यही ताकत, यही मजबूती हमें दिखाई देती है आदरणीय सुमित्रा जी के नेतृत्व में। ऐसे कर्तृत्वशाली व्यक्तित्व का हमें परिचय करवाएगी साउथ जोन महिला समिति की अध्यक्ष सरिता जी भंसाली। एकल प्रणाम। श्रीमती सुमित्रा जी महाजन अनेक वर्षों तक लोकसभा में स्पीकर रही और वह किसी परिचय की मोहताज नहीं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके बारे में बोलने का मुझे मौका मिला। श्रीमती सुमित्रा जी महाजन भारत सरकार की अकेली महिला सांसद हैं जिन्होंने एक ही लोकसभा में लगातार 8 बार अच्छे मतों से जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। सरल सौम्य स्वभाव, स्नेहशील व्यवहार के कारण इंदौर ने आपको भरपूर प्यार दिया। ताई के नाम से प्रसिद्ध सुमित्रा जी एक अध्ययनशील सांसद रही एवं प्रखर वक्ता है। हिंदी व मराठी साहित्य में उनकी काफी रुचि रही है। कोऑपरेटिव सेक्टर में आपका योगदान सराहनीय रहा। प्रारंभ से ही आप इंदौर निगम की उप महापौर एवं शिक्षा समिति की अध्यक्ष रही हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों को कुशलता पूर्वक निभाया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में आप मंत्री व उप मंत्री रही हैं। इस दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार व जागरण हेतु 5 स्त्री शक्ति पुरस्कार का आरंभ किया और देश विदेश में स्त्रियों के प्रोग्राम का संयोजन करते हुए भारतीय स्त्री शक्ति व महिलाओं का विश्व पटल में स्त्रियों का महत्व बढ़ाया है। 2003 में आप भारत सरकार की प्रथम महिला पेट्रोलियम मंत्री भी रही हैं। 15वीं लोकसभा में ग्रामीण विकास विभाग की सभापति रहते हुए आपने अनुसूचित व जनजाति के उत्थान के लिए कार्य किया है। इसी दौरान आपकी अध्यक्षता में पारित भूमि अधिग्रहण बिल एक मिसाल बन गया। आपने मध्य प्रदेश की संचार क्रांति में अग्रणीय बनाया तथा इंदौर को रेलवे व एयरपोर्ट में सुविधाओं की सौगात दी। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपकी छवि व भूमिका एक मां जैसी रही। आप हमारी आदर्श है, हमारी गर्व है। धन्यवाद। धन्यवाद सरिता जी। तो आइए, जिनके विचारों को सुनने हम उत्सुक हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी लोकसभा में कई साल गूंजती रही है, आज वही वाणी हमें स्वयं सिद्धा होने का राज बताएगी, प्रेरणा बनकर हमारे दिल में चेतना जगाएगी। मैं आदरणीय सुमित्रा जी से नम्र निवेदन करती हूँ, वे हमें मार्गदर्शन करें। नमस्कार सभी को।
सभी मैं कहूंगी कि वन बंधु परिषद के राष्ट्रीय महिला इकाई की सभी सदस्य बहनें, वास्तव में देखा जाए तो वन बंधु परिषद अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है जो आवश्यक है। हम जब देश की बात करते हैं तो देश को हम कहते हैं भारत माता, हिंदुस्तान में हम कहते हैं अपनी भारत को हम कहते हैं भारत माता, और सभी प्रदेश या यहाँ रहने वाले सभी एक एक उसके अंग मानते। और ऐसा अगर देखा जाए तो जो सुदूर जंगल में रहने वाले हैं, सुदूर वनों में रहते हैं, पहाड़ी पे रहते हैं, ऐसे हमारे ही अपने बंधु, और वो हमारे अपने अगर थोड़े से भी कमजोर रह जाए तो संपूर्ण भारत माता सक्षम हो गई ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कमजोरी रह जाती है। और इसलिए वन बंधु परिषद ने ये जो पीड़ा वनवासी कल्याण संघ के साथ मिल करके ये उठाया है कि भारत की ताकत तो जगाना ही है। और एक बात यह है कि प्रकृति माँ की गोद में, आप ही कहते हो ऐसा, आपकी प्रार्थना है, प्रकृति माँ की गोद में जो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों तक हमें पहुंचना। तो आप सब देखा जाए तो आप सब बहनी भी बहुत बड़ा काम, मेरी बहनें सब कर रही हो कि वहां तक पहुंचना। एकल विद्यालय ये संकल्पना भी उसी में से निकली कि शिक्षा वहां तक कैसे पहुंचे, और आप सभी उसके लिए लगी हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं आपको कुछ अलग से बता पाऊंगी, लेकिन हाँ ये एक बात ये जरूर है कि हम जब समाज की कल्पना करते हैं तो समाज यानी स्त्री और पुरुष मिल करके, है ना, दोनों को मिल करके बनता है। और कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है स्त्री और पुरुष रथ के दो पहिए वगैरह, वो सब ठीक है, मगर मेरी अपनी कल्पना जो राष्ट्र सेविका समिति हमें देती है वो कहते हैं ये एक रथ के दो पहिए नहीं, समानता की बात तो है, वहां तक ठीक है, दोनों में एक ही आत्मा है, दोनों की ताकत वही है, मगर कहीं ना कहीं स्त्री में कुछ एक बात अलग है जो मातृत्व का गुण है और जो शक्ति है। ये जाता है कि हमें कहते हैं कि स्त्री जो है, हमारी राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख हमेशा कहती थी कि स्त्री जो है वो सारथी है, पुरुष है वो रथी है, रथ में बैठा है, और स्त्री सारथ्य कर रही है, ये उसकी ताकत है कौन सी दिशा में रथ ले जाना। और हम सारथी की कल्पना करते हैं तो साधारणतः हमारे सामने भगवान कृष्ण ही आते हैं कि जिन्होंने संपूर्ण युद्ध में केवल सारथ्य नहीं किया, कुछ ना कुछ बताया, बुद्धि दी, ज्ञान दी पूरे जीवन का। और इसलिए स्त्री में वो शक्ति है, वो कर सकती है। बात केवल इतनी है, ये स्वयं को में मुझ में वो ताकत है, ये अनुभव करना होगा, इसको कहीं ना कहीं जगाना होगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और ये जो करने की ताकत, हम जब बात करते कोई स्त्री, हमें स्वयं सिद्धा बनना है, यानी क्या है, अपने पैरों पर खड़े होना। पैरों पर खड़े होना यानी क्या है, मेरे विचार जो है ये विचार प्रगल्भ होना चाहिए। मेरे विचार प्रगल्भ यानी उनका विस्तार इतना होना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे ने एक बार कहा था, जब स्त्री के मामले में बोलते हुए, वो बोले हम अलग अलग उसके लिए विशेषण ये करते हैं। कब कोई बोलते महिला है, महिला बोला तो भी वो महान है, वो महिला है, ऐसा वो बोलते हैं। हम साधारण क्या बोलते करते हो, नारी, स्त्री यानी नारी। मैं हमेशा बोलती है नारी शब्द है क्या, न अरी, नहीं किसी की अरी, वह है भारतीय नारी। किसी की शत्रु नहीं है, वो सबके मित्र है, सबको मित्रत्व से जोड़ती है, मातृत्व से भी जोड़ती है। विनोबा जी कहते थे स्त्री शब्द जो है, ये स्त्री शब्द संस्कृत स्त्रु से निकला। स्त्रु यानी विस्तार,
थ्रू यानी विस्तार, तो विस्तार करने, मगर मैंने जो कहा ये प्रगल्भता, ये विस्तार, ये बुद्धि का विस्तार, ये भावना का विस्तार, ये प्रेम का विस्तार, ये हमारे मातृत्व का पौधा, मातृत्व का विस्तार। और मातृत्व का विस्तार ये क्या है, ये सब अपने हैं और इनके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ। पहले मैं अपने आप को तो सशक्त ताई नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। इसी विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले मंजू दी, स्वयं सिद्धा स्वयं को जाने। धन्यवाद। ताई को सुनने की लालसा लेकर मैं बहुत पहले पिछली बार की घटना के बाद सचेत होकर के 4:30 बजे आसन लगा के बैठ गई थी। मुझे लगा इस बार तो जुड़ना चाहिए, पिछली बार फेसबुक में सुना था पूरा, लेकिन ये पता नहीं था कि ये आकस्मिक घटना मेरे लिए भी आकस्मिक बन जाएगी। खैर कोई बात नहीं, सब अपनी बहनें हैं और अपना जैसा ही लगता है। सारा वनबंधु परिषद जहाँ से यात्रा शुरू की थी, जो ताई विषय रख रही थी स्वयं सिद्धा, वो स्त्री, नारी, महिला कितने प्रकार से एक भारतीय महिला के वर्चस्व का, उसके व्यक्तित्व का और उसके कर्तृत्व का सुंदर विवरण वो प्रस्तुत कर रही थी। बड़ा मन में खेद हो रहा है, दुख भी लग रहा है कि ताई को इतने दिनों के बाद, ताई का मेरा बड़ा लंबा नाता रहा है और बहुत उनके घर भी जाना, उनको मिलना, इंदौर के अपने प्रवासों में खूब एक दूसरे से बात करना बहुत पहले से। लेकिन देखिए क्या कर सकते हैं, तो चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ। उम्मीद नहीं खोते हम लोग, और मैं उस विषय को ही आगे बढ़ाती हूँ। मैं मानती हूँ कि आज वनबंधु परिषद का यह जो महिला संगठन, महिला विभाग या महिला समितियां हैं, इसने पिछले कुछ वर्षों में जो एक बड़ी उछाल ली है, अगर हम थोड़ा दृष्टि दौड़ाएं और थोड़ा अंतर मन में भी झांक कर देखें तो उसका रहस्य क्या है। सबसे पहला रहस्य यह है कि एक सशक्त नेतृत्व, गुड गवर्नेंस जिसको कहते हैं, गुड गवर्नेंस से मेरा मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से नहीं है, हमारे आंतरिक गवर्नेंस का है कि हमारी बहनों ने जिस क्षमता के साथ इसके संगठनात्मक ढांचे को एक स्वरूप प्रदान किया और इसे एक राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी से और फिर उसके डिसेंट्रलाइजेशन को, विकेंद्रीकरण को, ये एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा सकता है किसी भी संगठन में। कोई भी संगठन तभी ग्रो करता है जब उसका नेतृत्व यह रिस्क उठाकर आउट ऑफ द बॉक्स नई सोच के साथ कुछ प्रैग्मेटिक, प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए उत्साह प्रदर्शित करता है और उठाता है रिस्क। तब जाकर के हम ग्रो करते हैं। और दूसरा होता है कि अपने साथ की बहनों में अपना विश्वास प्रकट करना, अर्थात अपनी बहनों को नेतृत्व प्रदान करना। और इस प्रकार आपने जोनल हेड्स, जोनल डिविजन्स जो किए, और किस प्रकार बहनों को आपने खूब प्रोत्साहन दिया कि अब आप इसकी हेड हो, अर्थात नेतृत्व संभालने वाली हो, और अपने कार्य को डिसेंट्रलाइज करके विकेंद्रीकरण के साथ आगे बढ़ा।
ये दो बातें, सशक्त नेतृत्व, गुड गवर्नेंस, अर्थात अपने सहयोगियों पर रिस्क को लेते हुए भी विश्वास प्रकट करते हुए उनको आगे बढ़ाना, जो संगठन के 4 सूत्र मैं हमेशा बताती हूँ, जिसको 4P भी कहते हैं, हमारी बहुत सी बहनों को याद भी होगा। पहला होता है कि हम कैसे व्यक्ति को पहचानते हैं, पॉइंट, पिकअप, पिनअप। पिकअप माने आपने उसको अट्रैक्ट किया, उससे दोस्ती की, फोन किया, अपने कार्यक्रम में बुलाया, घर गए, चाय पिया, यू आर इन ए प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप। जब आपने पिकअप कर लिया उसको, तो अब देर मत लगाओ, करेगी नहीं करेगी, कैसा करेगी, अरे सब करेगी। पिनअप कर दिया, यानी किसी दायित्व से बांध दिया उसको। और उसके बाद पुशअप, ये आखिरी पुशअप जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कहना चाहिए कि तत्व है, बिल्कुल सार तत्व है। सारे पहले वाले P फेल हो जाएंगे अगर ये पुशअप नहीं हुआ तो। अर्थात उसके पीछे डटकर खड़े रहो, उसको कार्य में हमेशा आगे बढ़ाते रहने के लिए बराबर पीठ ठोकते रहना, प्रोत्साहन देते रहना और अपना भरोसा जाहिर करना। जब नेतृत्व के अंदर खुद के अंदर आत्मविश्वास होगा, ताई जो आखिरी बात बोल रही थी, आखिरी वाक्य उन्होंने बोला, वो अगर आपके मन में और कान में है कि पहले स्वयं को नारी यानी महिला अगर अपने आप को सशक्त बनाएगी तभी जाकर के वो सिद्ध होगी। स्वयं सिद्धा बनने की पहली कंडीशन है कि उसके अंतर मन में कितनी शक्ति है। आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, ये सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं। जिन बहनों को लगता है कि हम कैसे करेंगे, हमें इनको फोन कर लें, उनसे पूछ लें, उनसे बात कर लें, उनसे सहायता मांग लें, तो वो कहते हैं ना कि एक बैसाखी ढूंढने जैसा हो जाता है। अगर आत्मबल से, आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, कहीं भूल होगी, कहीं गलती हो, तो गलती कौन नहीं करता। गलती करके, चुनौती स्वीकार करके बढ़ना ही तो स्वयं सिद्धा है। और स्वयं सिद्धा के जो गुण हैं, अब ताई का विश्लेषण तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं अपनी बुद्धि से सोच के बताती हूँ। उसके अंदर 3 गुण होते हैं। पहला होता है उद्यमिता का, और दूसरा होता है संकल्प शक्ति का, और तीसरा गुण होता है दूसरों में, अपनी टीम में विश्वास रखते हुए टीम को लेके आगे बढ़ना। ऐसी ही स्वयं सिद्धा हो सकती है। मैं एक एक शब्द को एक्सप्लेन, संकल्प शक्ति आप सब जानते हैं, लेकिन हमारी बहुत सी बहनों को उद्यमिता शब्द से वो ये समझ बैठती हैं कि परिश्रम करना, किसी कार्य को करना। उद्यमिता इससे कहीं ज्यादा गहरा शब्द है, उसका अर्थ भी इससे कहीं ज्यादा गहरा है। उद्यमिता उसको कहते हैं जो अपने पूरे मन के विश्वास के साथ आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर, इनोवेशन के साथ, रिस्क उठाकर कुछ नया करते, यानी प्रैग्मेटिक जिसको हम कहते हैं, लेकर आगे बढ़े। अब इस कोरोना काल के बाद आज जहां हम पहुंच गए हैं, हमने अपनी क्षमता, अपनी लगन, अपनी शक्ति और नेतृत्व कैपेसिटी भी और संगठनात्मक स्वरूप भी, जो टीम स्पिरिट बहनों में स्वाभाविक रूप से आ जाती है, उसको प्रदर्शित किया है और उसका एक सिक्का जमा दिया है कि आज हमारा जो बिल्कुल शीर्ष पर बैठा हुआ नेतृत्व भी है, उसके भी मुख से वही वाणी निकल रही है कि अब एकल का भविष्य मां है। एकल का भविष्य अब बहनों के हाथ में है, माताओं के हाथ में है, महिला शक्ति में है,
उनके आशीर्वाद से अब एकल अभियान आगे बढ़ेगा। एक ऐसा विश्वास हमने अपने ही परिश्रम से, अपनी निष्ठा से, बिना बड़े बोल बोले हुए, अपनी पूरी विनम्रता को रखते हुए समाज के सामने उसका जो प्रगटीकरण हुआ है वह अब सामने आ चुका है। अब दूसरी चुनौती है, और इस चुनौती के लिए हमें स्वयं सिद्धा बनना है। अब कौन सी चुनौती है? क्योंकि अब तो भारत भी और भारत के बाहर भी हम बहनों की चर्चा हो रही है, हमारे अचीवमेंट्स की चर्चा हो रही है, और इस विचार क्रांति योजना में हमने जो एक अपना गौरवशाली पुरुषार्थ दिखाया है, और सचमुच विश्वास नहीं होता जब हम ये सोचते हैं कि हम में से 90% से ज्यादा बहनों के पास कोई सहायता घर में नहीं थी। घर में सारे काम जिनका अभ्यास हम छोड़ चुके थे, खाना बनाने से लेकर घर की सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, यानी हम सुबह से रात तक, लेकिन उसके बीच में हमने दो बैठकें की, हमने कॉन्फ्रेंस कॉल की, फील्ड के कार्यकर्ताओं से बात की, और फिर जो एक चमत्कारिक परिवर्तन हमारे अंदर आया वो क्या हुआ? हम नगर की बहनें, खास करके वनबंधु परिषद जो एक प्योरली नगर संगठन है, हम बहनें एक तटस्थ भाव से एकल अभियान में कार्यक्रमों तक अपने को सीमित थे और संग्रह तक सीमित थे। जमीन की जो एक अनुभूति होती है, गांव के कार्यकर्ता की, उस बालक की, उस नवयुवा की, उस बेटी की आवाज में जो एक आकर्षण होता है, जब हम उनसे बात करते और वो सहज भाव से कहते कि दीदी अब कोरोना खत्म होगा तो आपको हमारे गांव आना है, अब आपको आना है, ऐसा न जाने कितनी बहनों ने अनुभव किया। और अब तो ऐसी डिमांड आने लगी, बहनों के मन से आवाज उठने लगी कि भाई अब तो हमें गांव से जोड़ो। और कोई कठिन काम नहीं, सच पूछा जाए तो यही वो समय है जब हम अपनी स्वयं सिद्धा प्रवृत्ति से अपनी क्षमता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर प्रखर बुद्धि और प्रचंड आत्मबल से पूरे देश में ऊपर से नीचे तक महिला संगठन को बहुत मजबूत बना सकते हैं, बहुत मजबूत बना सकते हैं। आप नगरों तक सीमित क्यों रहो? आपके बाद आपकी भाग के यूनिट्स हैं, आपके अंचल के यूनिट्स हैं, आपके संच के यूनिट्स हैं, वहां तक हमें पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। और हमने तो इस जादुई तकनीक को भी समझ लिया है, घर बैठ के चमत्कार कर रहे हैं। घर बैठकर हम अपने मन के भाव, संपर्क, संवाद और संप्रेषण के द्वारा नीचे तक हलचल पैदा कर रहे हैं। हमने किया है, हमने किया है। मेरे पास पूरा हिमाचल था। ओह, ताई आ गई, बहुत सुंदर हुआ। ताई प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। आप गलत, मैं मंजू पहचान लिया ताई। मैं मंजू आपसे बहुत बार इंदौर में मिली। नहीं, मैं तो आप फिल इन द ब्लैक थोड़ी देर का कर रही थी। मैं सुन रही हूँ। नहीं ताई प्लीज, हम तो आपको सुनने की लालच में बैठे। नहीं नहीं ताई, आप हम तो इनसे बाद में, लेकिन आपके साथ सुनने का मौका तो मुझे भी बहुत कम मिल पाता है। आपको सुनना है। आपकी आखिरी वाक्य हमने सुना था। फिर कभी बोलूंगी।
नहीं ताई, है हमारे साथ। ना 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 ताई ना। और हमारा आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपने आखिरी वाक्य बोला था स्वयं को सशक्त बनाना। यहाँ तक सुनने के बाद आपकी वाणी को छीन लिया गया था टेक्नोलॉजी ने। आप बोलिए। आता काय करू, बोलायचं ते म्हणतात, तुलाच बोलायला म्हणतात, तू लावते कानाला। हेलो, हाँ आपने बंद कर दिया, अब मुझे बोलना है ऐसा? ओके ओके, कुछ नहीं, देखो आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। मैं आपको कुछ अलग से सुनाऊं ऐसा तो होता नहीं है। हाँ? आप काम करने वाली महिलाएं हैं, मगर आपको जहां आप जाती हो वहां की जो महिलाओं से मिलते हो, मेरा ये कहना है वहां आपको जागृति लाना पड़ेगी। और ये जागृति लाने के लिए पहले मैं ये कह रही थी, अपने मन का सामर्थ्य जुटाना पड़ेगा कि यस आई कैन। मैं सब महिलाओं को हमेशा कहती हूँ कि ये जो भाव है ना हमारे कि मैं कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, ये भाव सबसे बड़ा। कई बार क्या होता है, मैं ही कर सकती हूँ बोलो तो आप ही अपनी पड़ी हो गई, मगर हमें वो नहीं करना है ना, हमें तो फैलाना है इस भाव को कि हम इस भारत माता की अगर संतान है और भारत अगर मेरी माँ है और भारत को हमें ऊपर उठाना है तो हम सब ने कुछ करना है, तो उसमें मैं भी कर सकती हूँ। ये भी का भाव जो है वो सबसे बड़ा भाव है कि मैं भी, तो आप जैसे कर सकते हो मैं भी कुछ, ये पहले अपने मन में भाव आना चाहिए कि यस मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझ में का बात है। तो ये जागृति, आत्म जागृति, जब हम बोलते हैं हमें स्वयं सिद्धा बनना है, यानी ये आत्म जागृति अपने मन में आना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम बात करते हैं स्वयं सिद्धा बनने की, तो उसमें ये बात है कि और कई ऐसे मिलेगी जितने उदाहरण हमारे सामने हैं, मगर हम सब एक सामान्य घर की मानव स्त्रियां हैं। हम कोई ऐसा बहुत बाहर बड़ा काम करने वाली नहीं, मैं भी नहीं थी, मैं भी आप जैसी गृहिणी ही थी, आपको बताती हूँ। और परिवार को संभालते संभालते, परिवार में काम करते करते, मेरा परिवार बड़ा, गीता खुद जानती है, गीता मुंदड़ा या इंदौर की सभी महिलाएं जानती है, मैं शादी आप जैसी ही सामाजिक कार्यक्रम में जाने वाली महिला थी। होते होते मन में भाव आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ये मैं भी कर सकती हूँ, ये भाव जागृत हो गया। और फिर ये भाव के साथ साथ कहीं ना कहीं चिंतन शक्ति बढ़ा दी। ये चिंतन आवश्यक है। हम कई बार क्या करते हैं कि अपने परिवार की तो बात सोचते हैं, मगर अपना जो मैंने कहा ना स्त्री का अर्थ जो विनोबा जी ने कहा, स्त्रु शब्द से शुरू होता है अक्षर से, तो स्त्रु यानी फैलाव करना, वो हमारे चिंतन का फैलाव, ये चिंतन का फैलाव होना चाहिए कि हाँ मेरे आसपास भी कोई ऐसी है जिसको मेरे पास कुछ है वो मैं दे सकती हूँ, मैं भी दे सकती हूँ। ये कहीं ना कहीं एक भाव, अपनी वाक शक्ति बढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि मेरे पास है तो सही, मैं समझ तो रही हूँ मगर व्यक्त नहीं कर रही हूँ, ऐसा भी कई बार होता है। तो अगर जैसे हम कहते हैं स्वयं सिद्धा बनना है, तो मुझे अपने आप को जानना है, तो मुझे जानना है तो पहले ये भाव भी मुझ में, वाक शक्ति, तो जैसे चिंतन शक्ति, वाक शक्ति के व्यक्त करने की, ये भी एक मुझे आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि अपने आप को हम व्यक्त कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो भी मेरे पास है उसको मैं व्यक्त कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। फिर एक अनुभव की शक्ति भी होती है, ज्ञान शक्ति तो है ही। तो ये सब शक्तियों का संचय, अब देखो मैं कई बार मुझे लगता है हम जब स्त्री की बात करते हैं ना, तो ये सब शक्ति भी जो है ना ये स्त्रीलिंग है, चिंतन शक्ति बोलते हैं, तो शक्ति शब्द ही स्त्रीलिंगी हो गया। लेकिन मुझे समाज के लिए करना है, ये भाव प्रकट होने के लिए एक अंदर से जो प्रेम का भाव चाहिए, एक दया का भाव चाहिए, एक कहीं ना कहीं मन में ये उसकी विस्तृतता होना, और जब ये होती है अर्थात
पुरुषों में भी ये हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों में ये भाव नहीं है। और जब पुरुष में ये भाव बड़ा हो जाता है, प्रेम का भाव, दया का भाव, माया का भाव, ये जब बड़ा हो जाता है ना, तो कई बार हम कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट भी तो जैसे व्यक्ति बन जाते हैं कि पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए भाव। या हमारे महाराष्ट्र हम करते हैं कि ज्ञानेश्वर उन्होंने जो ज्ञान दिया, तो उनको माऊली हम कहने लगे। ज्ञानेश्वर माऊली, ये माँ बन गई, सबकी माँ बन गई। हम परमेश्वर को भी कई बार माँ के रूप में ही देखते हैं कि वो माऊली है। तो ये विस्तृतता हमें कहीं ना कहीं आना चाहिए, जो आपकी प्रार्थना में भी है। आप जो अपना ध्येय बताती हो कि हमें क्या करना है, तो ध्येय में भी आपका ये है कि धरती की ताकत जगाना। तो धरती की ताकत यानी धरती के गोद में रहे सबकी। तो वो वनवासी बंधु, वो सुदूर गांव में, शिक्षा का ये नहीं है मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, यही आप देखती हूँ। तो एक विस्तृतता आपके काम में आती है। और उसमें मेरा ये कहना है कि ये स्त्री अगर ये जगाती और समय समय पर स्त्री ने ये काम किया है, मैं तो उसकी फहरिस्त देना शुरू करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, मगर हर प्रदेश में, हर देश में ये हुआ है। हिंदुस्तान की एक विशेषता, हर देश में, जैसा मैं कहती हूँ, शिक्षा के लिए कई लड़कियों ने काम किया है, महिलाओं ने काम किया है, या अधिकारों के लिए काम हुआ। मगर भारत की एक विशेषता कि अधिकारों के साथ साथ हम कर्तव्य को जोड़ते हैं। ये विशेषता है कि मेरा अधिकार है, मगर तुम्हारा भी अधिकार। वो जो भी मैंने कहा ना, केवल मेरा ही नहीं, इनका भी अधिकार है। तो इनका भी अधिकार कर्तव्य के रूप में मेरे इसमें आ जाए, और उसमें फिर मुझे अपना कर्तृत्व दिखाना। तो कर्तृत्व घर में भी दिखाओ। कई बार मैं महिलाओं को छोटे छोटे प्रश्न पूछती हूँ। मैं आपको बताऊं कि कई बार होता है कि बच्चे मेरे पास ही आते हैं, भूख लगी तो मेरे पास आते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, भूख लगी तो आपके पास आते हैं। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, जब उनको ज्ञान की भूख लगती है, तब वो आपके पास आते हैं क्या, कि मैं कौन सा कोर्स लूँ माँ, मैं कौन सी साइड में जा सकता हूँ। मेरी जो बोलते हैं ना करियर डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं करियर डेवलपमेंट, तो वो करियर डेवलपमेंट में हम उनसे चर्चा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो हमने उनको शिक्षा देनी है कि व्हाट इज करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट के साथ कहीं ना कहीं कैरेक्टर डेवलपमेंट भी जुड़ा है। हम बोलते हैं ना पर्सनालिटी बिल्टअप करना। पर्सनालिटी क्या है, तो जगह जगह आजकल वो सौंदर्य प्रसाधन के ब्यूटी पार्लर तो खुले हैं, जिसको तुम बाह्य पर्सनालिटी वो डेवलप करने की बात करते हो। मगर माँ को क्या करना है, मुझे मेरा दायित्व पर्सनालिटी अंदर की भी होती है, जिसको हम कैरेक्टर डेवलपमेंट कहते हैं। तो उसको जोड़ करके फिर मुझे वो मेरा ज्ञान विस्तृत करके मैं भी मेरे बच्चे के साथ करियर डेवलपमेंट की बात कर सकती हूँ, चर्चा कर सकती हूँ, उसमें हिस्सा ले सकती हूँ। मुझे कहना लगता है स्वयं सिद्धा बुद्धि का काम ये है कि हाँ मैं भी चर्चा कर सकती हूँ, मुझे भी वो ज्ञान है, अपना ज्ञान। एक मेरा दूसरा इतना ही कहना है, अब वैसा भी समय हो गया, मैं बीच में बहुत कुछ बातें करना चाहती थी। मैं आपको एक ही बात बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। ताई आप बोलिए, अरे कोई सीमा नहीं। हमने क्या हुआ, टूट गई ना, समय बढ़ा दिया ताई, आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए। तो मैं बहुत ज्यादा मुझे नहीं, आप इतना काम कर रही हो, मैं आपको एक उदाहरण केवल देके थोड़ा समाप्त करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। अच्छा क्या लगा कि एक मेरी मैक्लोड वेथून करके थी, वो ये थी एक निग्रो पिता, निर्धन निग्रो पिता की लड़की। अब देखो कि वो निर्धन निग्रो पिता की लड़की, और वो थोड़ी बहुत शिक्षा उसने जैसे तैसे प्राप्त कर ली थी, बहुत कोई ग्रेजुएशन नहीं था। हमें भी कई सारी लगता है हमने कोई डिग्री धारण करी है, उसको डिग्री नहीं लगता है, जीवन का ज्ञान ही डिग्री होती है, वो सही ज्ञान हो जाना चाहिए। तो वो मेरी मैक्लोड जो थी विचू,
उसे डिग्री नहीं थी मगर थोड़ी शिक्षा प्राप्त करती, वो उस शिक्षा से वो समझ गई इस शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। ये शिक्षा दूसरे जो छोटे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं प्राप्त हो रही, मुझे उनको थोड़ी देना है। और उसने ऐसे 5-6 बच्चे एकत्रित करके जो अब खुद ने पढ़ा था वो पढ़ाना शुरू किया पेड़ के नीचे बैठ के। अब वहां पे वो इतनी ये हो गई, बढ़ते बढ़ते इतनी संख्या बढ़ गई और आज ऐसे कहते फ्लोरिडा द्वीप में उनके नाम की उनकी यूनिवर्सिटियां शुरू हो गई। पहले स्कूल करते करते यूनिवर्सिटी। मगर वो एक जो वाक्य बोलती थी कि ये मैंने क्यों किया, मेरे मन में क्यों ये बात आई, सोच विचार करते करते उसने कहा कि देखो कि मुझे तो ज्ञान मिला, थोड़ा सा भी ज्ञान मिला, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से वो बोलती है। उसने कहा कि ऐसा कई बार होता है कि जब हम अपना, कई ऐसे सारे छोटे बच्चे हैं जो लगता है कि इनको तो कुछ नहीं आता, लेकिन बोले आप अगर उसी धूल मिट्टी में अगर ज्ञान बांटना शुरू करो जो ज्ञान आपको मिला है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई धूल भरा हीरा आपके हाथ में लग जाए, कोई धूल भरा हीरा आपके हाथ में लग जाए और आप अपनी कर्मठता से, आप अपनी ज्ञान से, आप अपनी ताकत से उस हीरे को इतना साफ करके सामने ला सकती हो कि वो पूरा मानव जाति के लिए कहीं ना कहीं मुकुटमणि बन सकता है। ये उसका कहना था। और इसलिए बोले मैं हर पत्थर के ऊपर की धूल झटकती, हर पत्थर यानी हर पत्थर जैसे पड़े जो गरीब बालक है उनके इसकी बुद्धि की धूल झटकती। तो आप तो वही काम कर रही हो सब महिलाएं कि ऐसे जो गांव में बैठे हुए लगता है, तो कई, हालांकि हिंदुस्तान में कई जगह ऐसा काम होता है और इसलिए आप अपने तय खड़ी हो रही है। मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि जब हम काम करने निकलते हैं ना, तो हमेशा कहते हैं कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कभी रास्ता अपने आप अपने को निकालना पड़ता है। और एक स्वयं सिद्धा की छोटी सी बात तो जो मैंने शुरू की थी कि मैं कहती थी, आपको अगर याद हो कि अपने पुराने जमाने में भी साइकिल पे चलती थी, उस समय महिला साइकिल पे चलना भी एक आश्चर्यकारक बात थी। लेडीज साइकिल भी नहीं बनी। जब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया, जो पुरुषों की साइकिल ही हम भी बचपन में चलाते थे, तब आया अरे नहीं, इनके लिए लेडीज साइकिल भी बनाना आवश्यक है, तो लेडीज साइकिल बनी। फिर जब और महिला आगे बढ़ी कि नहीं मैं अपने दम पे जाना चाहती हूँ, तो आपको मालूम है स्कूटी बनना शुरू हो गई, काइनेटिक बनना शुरू हो गई कि नहीं महिला भी दुपहिया। और मैं मेरी कार्यकर्ताओं को बताती थी कि देखो कई बार क्या होता है, महिलाओं को लोग आगे क्यों नहीं आने देते। एक छोटी छोटी बात आपको बताऊं, आपको भी कई बार मीटिंग में जाना होता है, तो होता ये है कि अरे महिलाओं के लिए फिर मीटिंग दोपहर को रखना पड़ती है, इनको लाना ले जाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। मैं मेरी कार्यकर्ताओं को बोलती थी नहीं, मैं पहले साइकिल पे जाती थी, फिर मैं दुपहिया वाहन चलाना शुरू किया, मैं अपने तय जाना शुरू किया, आप भी करो। और मजाक करती थी कि जो भी कार्यकर्ता दुपहिया वाहन चलाना सीखेगी उसको मैं साड़ी मेरी तरफ से साड़ी भेंट करूंगी। ऐसी एक मजाक हमने शुरू की थी, बहुत अच्छा चला, बहुत महिलाओं ने उत्साह भरा। लेकिन मैं अपने वाहन से मैं जाऊंगी, मुझे नहीं जरूरी, आवश्यक नहीं, आवश्यक पड़ा तो मैं सहायता ले लूंगी, मगर यस आई कैन डू इट। ये छुपा तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करता है कि अरे नहीं वो तो अपनी जाएगी, अपनी आएगी। तो एक थोड़ा भाव अपना इससे बढ़ता है और हम में भी एक आत्मविश्वास आता है कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझ में भी वो बात है। हम केवल सीता की बात करते हैं कि सीता की आंखों में तेज था, तेजस्वी थी वो, लेकिन क्या वो तेज हम में भी आ सकता है? आज तो हमारे लिए कई सारे दायरे खुल गए हैं, कई सारे प्रकार की शिक्षा उपलब्ध है, लेकिन मैं तो कहूँ अपना आत्मविश्वास और स्वयं सिद्धा कोई दूसरी नहीं होती, जो अपने स्व को जानती कि मुझ में क्या है, वो मुझ में जो बात है उसको पक्की करते हुए मैं भी कुछ हूँ, तुम भी कुछ हो और हम मिल करके कुछ कर सकते हैं। ये जो भाव है विस्तृत करना है इस भाव को। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप ज्यादा नहीं बोलते, आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो।
आपने जिस तरीके से मैंने देखा पूरे काम के आपको, आप जो करते हो, गांव-गांव भी जाती हो, शहर की स्कूलों में भी जाती हो, एकल विद्यालय से जोड़ती भी हो सबको, और कहीं ना कहीं अब आपको भी मिलता होगा कि एक एकल विद्यालय के लिए अगर मैं कहीं से दान दक्षिणा ले आऊं, किसी को जागरूक करके कि आप एक एकल विद्यालय की सहायता करो, आप एक एकल पुरस्कार के लिए कुछ करो, और ऐसे अगर 10 भी हम करें उस दिन भर में, अगर 4 भी करें तो घर आके एक संतोष मिलता है। वो संतोष जीवन में बहुत बड़ी बात है। क्या है, मैंने आज 4 विद्यार्थियों का भला किया। अब 4 विद्यार्थी वनबंधु जो है हमारे बैठे हुए, वह या तो वनवासी कल्याण के एकल विद्यालय के 4 मेरे बच्चे अब 1 साल भर तक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ये जो भाव मिलता है ना संतोष का, ये बहुत बड़ा काम करता है और आगे जाने के लिए उत्साह देता है कि नहीं, ये मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ये मैं भी कर सकती हूँ। ये आत्मविश्वास, यही स्वयं सिद्धा की मूल बात है, ऐसा मुझे लगता है। स्वयं सिद्धा आने कोई हाथ में तलवार लेके लड़ने के लिए जाना है, करना। यस, आई कैन डू इट, मैं भी, आई ऑल्सो कैन, मैं भी कर सकती हूँ। ये भाव जागरूक करना मुझे लगता है, और आप तो काम कर ही रही हो, मुझे मालूम है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना तो देती ही हूँ, और आप इसी प्रकार आगे बढ़ो। और जैसा मैंने कहा, वो कहती थी मेरी मैकलोड कि आपके हाथ में सुतली से जो धूल झटकते झटकते उसमें से कौन सा हीरा निकलेगा मालूम नहीं। उन बच्चों में से भी, उन वनवासी बंधुओं में से भी, वनवासियों के बच्चों में से कोई एक ऐसा ये निकल सकता है जो राष्ट्र को भी कुछ दिशा दे, को समाज को कुछ दिशा दे, जो पढ़ लिख के कल आपके सामने आके खड़ा भी हो सकता है कि मैं इंजीनियर बन गया, या मैं कुछ बन गया जीवन में, अरे कुछ नहीं तो मैं शिक्षक बन गया। इतना भी कोई आके बोले तो आपको उसी समय जो आपको संतोष मिलेगा ना, वो जीवन का सबसे बड़ा संतोष है, और आपको मिलता भी होगा, मिलेगा भी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय सुमित्रा जी। आपके ऊर्जा भरे शब्द हमारे दिल को छू गए हैं। आपका हर शब्द, हर विचार हमें मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब रहेगा, और जीवन का सही ज्ञान आपने हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंजू दीदी का भी धन्यवाद, मंजू दीदी को दूंगी धन्यवाद, क्योंकि आपके कारण 350 महिलाएं जुड़ी रही। आपने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू दीदी। इसके बाद सवाल जवाब होंगे, और उसके बाद राष्ट्रीय महिला समिति की जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रीमती उमाजी पचीसिया आभार व्यक्त करेगी। तो सवाल कुछ पूछे जाएंगे सुमित्रा जी आपको। अच्छा, सवाल पूछो। हाँ पूछो, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा समय हो आपको तो पूछो, कोई बात। आपके पास है ना समय? हाँ हाँ है, मैं तो घर में बैठी हूँ। नहीं सब, हाँ विनीता जी। ताई सब कहते हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है, और संसद में आपके सामने इतने सारे पुरुष जो खाली बोलने को तैयार रहते थे। समय समय पे ऐसा होता था कि सारे बोल रहे हैं और कोई किसी की नहीं सुन रहा। ऐसी परिस्थितियों को आप इतने शांति से हैंडल करती थी। वो टैक्टिस कैसे आई, और वो इतनी सहनशीलता का भाव वो आपको सब बाकी सबसे अलग करता है, तो वो हमें बताइए। नहीं देखो, पहली बात तो ये है, किसने तय किया ये पुरुष प्रधान ये है समाज है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, यही तो मैं बोल रही हूँ कि कोई प्रधान और कोई उप प्रधान ऐसा नहीं होता है। जब हम गृहस्थी चलाते हो तो दोनों मिलके चलाते हो ना। आप जब खाना बनाएगी, वो कमा के लाता है और आप उसमें से अच्छा सा बना करके सबको खिलाती हो, तो दोनों मिलके काम हो गया। पहले तो ये भाव होना चाहिए, कोई प्रधान नहीं। बात है एक कोई एक विंग संभालता है, जैसे आप एक अध्यक्ष को, ये वो अध्यक्ष वो एक काम करता है, कोई दूसरी एक कार्य अध्यक्ष है, सेक्रेटरी, हर एक का काम बटा हुआ है। तो मैं तो कहती हूँ पहले ये भाव निकालो, प्रधान कोई नहीं होता। हाँ, पुरुष प्रधान इसलिए हमें लगता है कि हमें कई बोलते हैं ना कि न स्त्री स्वातंत्र्य अरति करके सिखाते, मगर उसके बिना और भी तो लिखा हुआ है। अब मैं फिर से बोल, तो
बहुत सारा ऐसा है कि तुलसीदास को बनाने वाली उसकी पत्नी थी ना, उसने उसको कहा ना, उसने ये डांस नहीं शुरू किया, मेरा पिया घर आया सांप को पकड़ के आया, नहीं, भगवान के प्रति डरते तो समय की गाथा है। तो तुलसीदास को बनाने वाली रत्नावली थी ना, पुरुष प्रधान कहाँ से हो गया? बात ये तो एक बात ये है, और मैं ये हमेशा ध्यान में रखती। दूसरी, हम तो माँ हैं, आपको लगता सब बहुत गड़बड़ करते थे, मगर मैं इसलिए कि ये मेरे लिए थोड़ी है, जैसे बच्चे आपस में झगड़ते हैं, माँ थोड़ी देर दूर से देखती है, अच्छा चलो थोड़ी थोड़ी उनकी ये निकलने दो ताकत, और निकलेगी तो फिर मैं देखूंगी, दोनों को चुप कराऊंगी, क्योंकि मेरे विरोध में तो है नहीं। तो इस भाव से मैं शांति से बैठती थी कि ये कोई मेरा विरोध नहीं है, मगर दोनों को बोलने का अधिकार तो मिलना चाहिए। मेरा अनुभव था कि सत्ताधारी को भी और विपक्ष को भी, दोनों को अपनी बात बोलने का मौका मिलना, यही तो प्रजातंत्र की विशेषता है। तो वो मौका देना चाहिए, ये सोच के मैं थोड़ी देर शांत बैठती थी, फिर उनको कुछ बता करके चुप कराती थी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। भाई आपने माँ के भाव को उजागर किया, संसद में भी माँ के भाव को उजागर किया। और अक्सर आज तो महिलाएं बहुत सब जगह आने लगी, लेकिन राजनीति में बहुत महिलाएं आना नहीं चाहती है, उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये सही है क्या, या राजनीति में? राजनीति में देखो, धीरे धीरे बदलाव जो हुआ है उसमें जरूर थोड़ा लगता है, क्योंकि हमने जब राजनीति में कदम रखा तब मेरे लिए भी लोग बोलते थे अरे कहाँ जा रही हो, लेकिन मैंने एक उसमें देखा कि आप अपनी बात पक्की रखो, मुझे इस रास्ते मुझे जाना है, कितना भी टाइम कट जाती है बार-बार, ये मेरा एक तय रास्ता। और दूसरा जो ध्यान में रखा कि बहुत ज्यादा एम्बिशन भी नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट, मुझे जो करना है मैं जितना हो सके मैं करके दिखाऊंगी। और इसलिए राजनीति वैसे कठिन नहीं है, हमें करके दिखाना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। कई बार आप जो बोलते हो ना, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, ये तो सिद्धांत का रूप में बताते हो, है ना? तो बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, क्यों? आपकी बहुत आवाज आ रही है। तो अब बाहर जाती है तो वहां टिके रहना, प्रदर्शन करेंगे, हमें अच्छे लोग अगर टिके रहेंगे तो राजनीति भी ठीक हो जाएगी, आसान हो जाएगी। हम उदाहरण हम कर पाए ना पेश। अब मैं ये कह सकती हूँ कि आज 30-40 साल से राजनीति में हूँ, अनेक अनेक पदों पर रही, मगर आज कोई भी एक उंगली नहीं उठा सकता। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हाँ, एक महिला ने ये राजनीति में करके दिखाया, राजनीति गंदी नहीं है, ये है। सो हम कर सकते हैं, थोड़ी सी कठिनाइयां जो आती है उसका सामना करना पड़ेगा, वो करेंगे। आपका तो पूरा जीवन स्वच्छ राजनीति का रहा, और आप पर तो पूरे भारत को ही नहीं विश्व को गर्व है। इसलिए आपके लिए है। तो ये हो सकता है ना, हो सकता है। पर इतनी हिम्मत सब में नहीं होती है ना भाई, इतनी हिम्मत सब में नहीं होती है। सबको कोई चुनाव जीतना है ये जरूरी नहीं। राजनीति करना यानी राजनीति समझना। आप बात समझो, क्या हो रहा है ये समझो, और उसमें हमें बोलते आना चाहिए, अपना मत रखते आना चाहिए। हम प्रजातंत्र में है ना, तो मेरा मत व्यक्त करना, ताकि जो भी व्यवहार जो कर रहे हैं, सत्ताधारी हो या विपक्ष, उनको जागरूक करना। किसी पक्ष की राजनीति नहीं मैं बोल रही हूँ, राजनीति करना यानी राजनीति समझना, मेरे भारत के लिए क्या उचित है, मेरे देश के लिए क्या उचित है, पॉलिसीज क्या है, इसका अभ्यास करके बोलते आना चाहिए। वो तो हम बोल ही सकते हैं, उसके लिए चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा कहना है। राजनीति करना यानी राजनीति समझना, राष्ट्र की नीति क्या है, राज्य कौन सी तरफ जा रहा है, हमारी नीति क्या हो रही है, वो हमारे देश के लिए उचित है, अनुचित है, सामान्य वर्ग के लिए ठीक है, गरीबों के लिए ठीक है कि नहीं है, ये तो हम देख ही सकते हैं ना। ये देखना, राजनीति करना यानी केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है। धन्यवाद भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज
मातृशक्ति विशेष करके सामाजिक संगठन जैसा कि एकल अभियान है, उसमें बहुत संगठित और बहुत विशालकाय रूप धारण करके मातृशक्ति उभरी है। मैं तो ये मानती हूँ कि राजनीति को मार्ग दिखाने, उस पर एक प्रेशर बना ले कि सही राजनीति करो, ये राजनीति से बाहर लेकर अधिक कुशलता पूर्वक हम कर सकते हैं। और जो सामाजिक हमारे पास स्ट्रेंथ है, तो समाज का प्रेशर वो राजनेताओं को भी दृष्टि प्रदान करे और मातृशक्ति उन्हें दृष्टि प्रदान करे। हमारा रोल वहां पर है। आपका आशीर्वाद मिला, बहुत धन्यवाद ताई। बहुत दिन के बाद आपको देखकर आनंद हो गया। ताई जी, हाँ पुष्पा जी। ताई मेरा प्रणाम, पुष्पा मुंदड़ा हूँ। ताई जब काम करते हैं और जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो उस फ्रस्ट्रेशन से आप कैसे स्किप करते हो? तो आपका कुछ अनुभव अगर हम लोगों को भी मिले तो। एक बात बताऊं, सही बात है, कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो हर चीज नहीं होती। हाँ, जिसको आप फ्रस्ट्रेशन कह रही हो, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये फ्रस्ट्रेशन को व्यक्तिगत मत लो कि मुझे वो पद चाहिए था नहीं मिला तो फ्रस्ट्रेशन। ऐसा अगर शुरू हो गया तो आप कुछ काम ही नहीं कर सकते। मैंने इसलिए पहले ही कहा, नो शॉर्टकट। मिलना हो तो मिलेगा। मैं तो मेरे उम्र के 50-55 के बाद 60वें साल में मैं मंत्री बनी, 70 तब मैं लोकसभा के अध्यक्ष बनी। तो ठीक है, मैंने कोई शुरुआत राजनीति के लोकसभा के अध्यक्ष बनने के लिए तो की नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन उस बात का होना चाहिए कि जो नीति निर्धारण हम करना चाहते हैं वो नीति ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो रही या उस नीति के अनुसार काम नहीं हो रहा है। ये कई बार होता है, मगर ऐसे समय में अपनी बात स्पष्टता से कहना चाहिए जहां हम कह सकते हैं। वो स्पष्टता से बात कहने के बाद फिर ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कई बार कि ये प्रजातंत्र है, मेरे अकेले के कहने से तो नहीं चलने वाला सबको। मगर मैंने मेरी बात रखी, इतना समाधान हम पाने, क्योंकि मैं ही सब कुछ करने, मैंने शुरू से जो बोल रही हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाली नहीं हूँ ना, मैं भी हूँ। तो मैंने भी अपनी बात रखी। बस इतना रखो। फ्रस्ट्रेशन तब आता है, ऐसा मुझे लगता है, जब हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखते हैं और वो जीवन में नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं। हम अगर काम ही समाज के लिए कर रहे हैं, हम अगर काम ही राष्ट्र की उन्नति के लिए कर रहे हैं, तब उतना बात दुख जो होता है वो दुख प्रकट करना है, बोलना है, सबके बीच में बोलना पड़ेगा अभ्यास पूर्ण तरीके से, और फिर बात रखनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं, अपनी जो मन में बातें हैं वो बातें हैं वो करना। आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं महिला बाल विकास मंत्री बनी, मेरे मन में था कि महिलाओं को रिकॉग्निशन कब मिलेगा। कई बार बहुत सारा काम करती है, उनको नहीं मिलता। मैं जैसे ही मंत्री बनी, मुझे मेरे हाथ में कुछ अधिकार आया, तो मैंने 5 स्त्री शक्ति पुरस्कार शुरू कर दिए ऑल ओवर इंडिया, कि 5 महिलाओं को हर साल पुरस्कार मिलेगा जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कुछ ऐसा काम किया और अच्छा हो गया। मैंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करना शुरू। तो जब हाथ में आता है अधिकार तो कुछ करके दिखाना है, नहीं तो तब तक नीति के रूप में पार्टी में बोलना है या लोकसभा में बोलना है, ऐसा नहीं होना। ये करते रहना चाहिए। हम अपना काम ताकत से करते रहे तो फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। और देखो, ये समाज अरे फर्स्ट आना चाहिए, वो तो थर्ड ही आ गया, ये भी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सके। लेकिन हमने रखा ही क्यों मन में कि बेटे को फर्स्ट ही आना चाहिए। अभी परीक्षा में फर्स्ट आएगा तो परीक्षा तो जीवन में अनेक आना है उसके, उसमें वो और अच्छा करे, इसके लिए उसको हम तैयार करें। ये और रख के आगे बढ़ना होता है। धन्यवाद। नमस्कार। आभार के लिए आमंत्रित है हमारी राष्ट्रीय महिला समिति की जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी श्रीमती उमा जी पच्चीस। उमा जी। सभी को एकल प्रणाम। सर्वप्रथम मैं स्वयं सिद्धा श्रीमती सुमित्रा जी महाजन को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे वेबिनार से जुड़कर हमें गौरवान्वित किया है। सुमित्रा ताई,
आप तो अपने आप में ही एक संपूर्ण इकाई हैं। राजनीतिक, सामाजिक आदि अनेक क्षेत्रों में आपके बहुआयामी व्यक्तित्व से हम सब बहुत प्रभावित हैं और आज के इस पॉजिटिव उद्बोधन से तो हम सब भी एक जागरूक नागरिक बनने की कोशिश करेंगे। ताई, आपकी उपस्थिति मात्र से ही सभी में मातृशक्ति की ऊर्जा का संचार हो गया है। आपके सारगर्भित उद्बोधन से हमारा उत्साह और हौसला बढ़ गया है। आपके इस अपनेपन भरे शब्दों से हमें यह अनुभूति हो रही है कि आप भी हम में से ही एक हैं और हमें भी आपके मोटिवेशनल स्पीच से जरूर मोटिवेट होना चाहिए। मैं आपसे मोटिवेट हो रही हूँ। निवृत्तिमान अध्यक्षा श्रीमती गीता जी मुंद्रा के भी सामाजिकता और राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव के सामंजस्य भरे उद्बोधन से हम सब में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। श्री बागरा जी के राष्ट्रीय उद्बोधन से हम सब में पूर्ण क्षमता के साथ राष्ट्र हित के कार्यों में संलग्न होने की अलग जग गई है। और मंजू दीदी, उनके बारे में तो क्या बोले, वो तो हमें हमारी अपनी दीदी ही लगती है। हम जब चाहे उनसे झगड़ा कर लेते हैं और जब चाहे उनसे प्रेम भरी भाषा में उलाहने भी दे लेते हैं और सुन भी लेते हैं। लेकिन आज उन्होंने भी संगठन के सशक्त जो 5 सूत्रों की हमें याद दिलाई, उसके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज सभी ने अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर हमें भी मूल्यवान बना दिया है। अंत में मैं राष्ट्रीय महिला समिति की अध्यक्षा श्रीमती लता जी मालपानी, सचिव श्री विनीता जी जाजू एवं सभी राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी गण और 32 शाखाओं के सभी पदाधिकारी एवं गणमान्य सदस्य और अतिथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके मार्गदर्शन व सहयोग और उपस्थिति ने इस सेमिनार को सार्थक बनाया है। कुशल मंच संचालन के लिए श्रीमती अंजलि तापड़िया का भी आभार। आज का यह सेमिनार श्रृंखला की तीसरी कड़ी है। आगे के सेमिनारों में इससे भी अधिक संख्या में उपस्थित होने का हमारा विशेष आग्रह स्वीकार करें। धन्यवाद। एकल प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एकल शांति मंत्र बोल। नमस्कार। बोलिए गीता जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम